नमस्कार बच्चों। कल के पेपर के लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। अपना पेपर अच्छे से कीजिएगा और बहुत ध्यान लगा करके पेपर के समय इधर उधर ना देख करके, फ्री ना बैठ करके पेन लगातार चलाइएगा। राइटिंग साफ रखिएगा, प्रश्न में कहीं कटिंग ना कीजिएगा, चाहे प्रश्न का उत्तर कुछ भी कीजिए, लेकिन पाठ से संबंधित कोई भी बात आपको पता है तो उसको अवश्य कीजिए। वीडियो जो है मेरे वो सारे देख करके जाइए ताकि आपको जो है उन चीज़ों में बहुत ज्ञान हो। ये नक्शा जो भारत का मानचित्र का 5 अंकों का है उसका भी प्रयास कीजिए। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो है काम की हैं और 5 अंकों का ये प्रश्न आएगा। सिर्फ 5 अंक के लिए आपको टिक करना है भारत के नक्शे में, और 5 अंक यानी समय भी बचत करता है आपका। तो चलिए भारत के नक्शे में जो है थोड़ा सा ध्यान दें कि भारत का नक्शा जो है, वैसे आप क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते रहे हैं कुछ लोग, तो इस कारण से जो है आपको ध्यान होगा कि ये भारत के नक्शे में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमें ध्यान देना है कि सबसे नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है, जो इस साइड है चेन्नई। यहाँ बिल्कुल तमिलनाडु जब ये खत्म होता है यहाँ इस साइड, तो यहाँ और ये जो है वो ये वाला एरिया, ये इतना पश्चिमी साइड, ये केरल का है। ये केरल है। केरल की राजधानी बिल्कुल इस सिरे पर है तिरुवनंतपुरम, और चेन्नई इस सिरे पर है। तो सोचो कि ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु की राजधानी जो है वो इस कोने पर है और केरल की राजधानी इस कोने पर है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। फिर उसके बाद पांडिचेरी जो है वो आपको इसी तमिलनाडु में यहाँ नक्शे में भरना है। पांडिचेरी यहाँ माहे पांडिचेरी, लेकिन आपको पांडिचेरी यहीं भरना है। इस साइड लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कावारत्ती है, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। आप गौर करते रहें, श्रीलंका यहाँ से जुड़ा हुआ है हमसे, और तटीय इलाके से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है श्रीलंका, ये बात ध्यान हो। लेकिन भारत के राज्यों में अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ तमिलनाडु से ठीक ऊपर ये जो सिरे पर है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो इसी से अलग होकर के आंध्र प्रदेश से जो नया राज्य बना था वो तेलंगाना था, और तेलंगाना की सीमा तट पे नहीं लगती है, ध्यान रखना। उसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद जो है राजधानी तेलंगाना की है। इस साइड ये कर्नाटक है, केरल से ऊपर कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहाँ है। तो नीचे की तरफ है, आप देखो कर्नाटक की राजधानी भी नीचे है, केरल की राजधानी भी नीचे, तमिलनाडु इस साइड वालों की राजधानी ऊपर की तरफ जा रही है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पणजी है राजधानी, गोवा की राजधानी। छोटा सा यहाँ गोवा है, कर्नाटक और मुंबई के तट पर किनारे पर यहाँ गोवा की राजधानी जो है गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तमिलनाडु की राजधानी मदुरई चेन्नई है, केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके बाद महाराष्ट्र, ये बड़ा राष्ट्र जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो बम्बई है। तटीय इलाका बम्बई, आपको पता है बम्बई जो है वो तटीय इलाका है, तो महाराष्ट्र की राजधानी इस साइड है। तो इस साइड राजधानी जो है तटीय इलाके पर यहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर जो है किनारे किनारे पर समुद्री इलाके पे उड़ीसा है, और उड़ीसा की राजधानी भी तट के पास, ये थोड़ा सा दूर है बस, भुवनेश्वर राजधानी है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और ठीक उससे ऊपर पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता या कलकत्ता यहाँ है तटीय इलाके पे। इधर ये बांग्लादेश है, यहाँ हमारा राज्य ये पश्चिमी बंगाल है, कोलकाता। और आपको पता है कोलकाता जो है वो अंग्रेजों की राजधानी भी रही थी। और कोलकाता आपको 3 बड़े नगरों में भी जो है पूछा जा सकता है। उपनिवेश और देहात एक चैप्टर है हमारे कोर्स में, उसमें बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 3 ऐसे केंद्र थे जो हमें पता होने चाहिए कि ये जो है चेन्नई और कोलकाता। तो ये 3 जो है यहाँ उपनिवेश और देहात में हमने 3 नगर पढ़े थे जहाँ अंग्रेजों की बस्तियां थी। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता हो जाना चाहिए ये तीनों के बारे में। और भी सुने, थोड़ा सा ध्यान दें। ये उड़ीसा से अंदर की तरफ झारखंड और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ इस साइड होगा। हमारा राजस्थान देखो यहाँ है। ये भी कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए
कि राजस्थान यहाँ है जिसकी राजधानी इस साइड जयपुर में, जयपुर राजधानी है, जयपुर राजधानी है। राजस्थान से ठीक इस साइड गुजरात की राजधानी गांधीनगर गुजरात है, और गुजरात के ये दो कट हैं, पहला वाला कै का कट है, दूसरे वाला ख का कट है, यानी कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और यहाँ गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और ये इतना मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान से एक तरफ मध्य प्रदेश लगता है, एक तरफ गुजरात लगता है, ऊपर पंजाब लगता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है। तो पंजाब ये टच किया राजस्थान से ऊपर ऊपर, उसके बाद हरियाणा करता है, हरियाणा करता है, और बीच में यहाँ दिल्ली, नई दिल्ली करता है, नई दिल्ली यहाँ है। तो ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल साइड में। ये मध्य प्रदेश से इस साइड में जो है कंधे पर देखो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे, नवाबों का नगर कहलाता है। उत्तर प्रदेश से इधर चले तो बिहार है, बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा दिल्ली, पंजाब हरियाणा दिल्ली, पंजाब से हरियाणा जाओ, हरियाणा से दिल्ली जाओ, दिल्ली, दिल्ली के बाद दिल्ली के पास यूपी, यूपी के पास बिहार। ये एक पट्टी याद रखनी चाहिए। ठीक उत्तराखंड अलग हुआ था तो उत्तर प्रदेश से उसकी राजधानी देहरादून है। ऊपर दोनों बीच हिमाचल प्रदेश है, शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। उससे ऊपर जम्मू कश्मीर आजकल केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख पूरा ये हरे वाला दिख रहा है जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा ये देखो नए बने हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और झारखंड की राजधानी रांची है। अब बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो श्योर है कि बिहार के नीचे होगा, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इस साइड होगा। तटीय इलाके नहीं है ये। तो आप देखो नए जो भी बने हैं वो तटीय इलाके नहीं है। उत्तराखंड भी जो तटीय इलाका कोई समुद्र के पास नहीं है, ये तो अलग ही इधर सीमा पर है। लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ भी जो है, तेलंगाना जो नए बने हैं वो सीमा पर नहीं है। सीमा पर जो है वो आपको पता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो है। इधर बाकी के इधर सारे रह गए मेघालय, असम। असम जो है आपको पता है ये इधर बीचों बीच असम है, बीच में असम है। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। असम की राजधानी ये असम है, ये इतना असम है, ये टी आकार जैसा दिख रहा है जो, ये असम है, और असम की राजधानी दिसपुर है। उधर सबसे ऊपर उधर ये वाला एरिया जो नीला सा दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि इधर से सूर्योदय होता है। अरुण का अंचल ये अरुणाचल प्रदेश है। असम के इस टी के इस भाग पर अरुणाचल प्रदेश, और नीचे नागालैंड है, नागालैंड, कोहिमा। तो नीचे जो लैंड है वो नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सूरज से तो सूरज ईंट जैसा चमकता है, ईटानगर है। फिर उसके बाद यहाँ इस साइड मेघालय, बादल यहाँ आके टिके हुए हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, और नीचे मिजोरम है, नीचे मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजोल है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला इस साइड है। तो त्रिपुरा टी के नीचे वाले में है। उसके उधर वाले अरुणाचल प्रदेश है, इधर जो है ये पश्चिम बंगाल वगैरह, और ये सिक्किम है, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। पश्चिम बंगाल ऊपर ये सिक्किम है यहाँ पे, और सिक्किम के एक तरफ नेपाल और एक तरफ भूटान है जो हम अलग देश है। तो याद रखना, हमें जितना याद रख सके इस नक्शे को 2-1 बार देखने से आपको पता लग जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अमृतसर का है। तो आपको पता है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट आया, काला कानून, और न दलील न अपील न वकील वाला कानून, और रॉलेट एक्ट के तहत जब पंजाब में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो 13 अप्रैल 1919 को वहां जलियांवाला बाग में सभा हुई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब में, और जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अमृतसर पंजाब में आपको भरना है। इसके बाद अंबाला छावनी थी, वो अंबाला छावनी भी पंजाब के पास, यहाँ आपको सीमा पे भर देना है। छावनी बॉर्डर एरिया पे होगी। फिर उसके बाद मेरठ आपको पता है जहां से क्रांति शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से क्रांति शुरू हुई थी, और यहां 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी जिसने क्रांति शुरू की थी। 10 मई 1857 को मेरठ यूपी जो है ये वाला, उस दिल्ली के पास है मेरठ, तो थोड़ा सा इस बॉर्डर पे लगाना है। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आगरा जो है, आगरा ये भी जो है हमें पता होना चाहिए, क्रांति के दौरान भी सक्रिय रहा आगरा। तो आगरा उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। झांसी जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ऊपर जो है मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर एरिया ही है बस। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी।
मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई ने जो है उसको ह्यूरोज ने मारा था, ह्यूरोज ने मारा था। और लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, झांसी की रानी। तो झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बिल्कुल झांसी। मैंने शायद मध्य प्रदेश बोल दिया शुरू में, उत्तर प्रदेश। अजमेर आपको पता है ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा सूफी संतों वाले टॉपिक में पढ़ा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता, तो थोड़ा सा यहाँ इस साइड, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा इस साइड हृदय होता है, तो अजमेर राजस्थान का हृदय। अकबर यहाँ 14 बार आया था जियारत करने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। इसी तरह से इलाहाबाद भी क्रांति के दौरान केंद्र रहा, इलाहाबाद। और इलाहाबाद से मौर्य काल में भी जुड़ा हुआ है इलाहाबाद से जो है प्रयाग प्रशस्ति मिली है, प्रयाग इलाहाबाद को ही कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के बारे में बताता है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। इसका रचयिता हरिसेन है, जिसने संस्कृत में लिखी थी, ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद जो है वही है, इलाहाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली कर रहा था। और ये बिहार है, आपको पता है बिहार, और बिहार का बॉर्डर एरिया, जब भी देखो लगभग सक्रिय चीजें बॉर्डर एरिया पे होंगी। तो बिहार के इस एरिया पे, यूपी बिहार के इस एरिया पे चंपारण है। अब चंपारण के विषय में आपको पता है गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। और चंपारण बिहार में स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है। और यहाँ नील की खेती जबरन करवाई जाती थी, नील किसान आंदोलन चला। और तिन कठिया और गिरमिटिया प्रथा जो है, गिरमिटिया प्रथा, उसका अंत कर दिया गया था कि 3/20 भाग यानी 15% पर नील की खेती करनी जरूरी थी। पहला सत्याग्रह सफल हुआ। और यही चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पहले सत्याग्रह चंपारण में मिली थी। उड़ीसा की राजधानी कटक है, उड़ीसा की राजधानी कटक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा में कटक है। और कटक जो है वहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है। और वहीं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है जहां गांधी जी रहे थे 1915 में आकर करके। और पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सूरत बंदरगाह, मुगलों के समय सूरत व्यापारी केंद्र था, बहुत अच्छा था। दांडी अरब सागर के तट पे, इधर दांडी है जो गुजरात में ही है, दांडी गुजरात में, नवसारी जिले में। तो ये गुजरात के इस वाले भाग में खंबात की खाड़ी की तरफ, ये खे की खाड़ी है, ये कै की खाड़ी ऊपर वाली। तो दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा जो है वो साबरमती से शुरू की थी। साबरमती के संत ने साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, दांडी तक पहुंच करके नमक बनाया। इसको नमक सत्याग्रह कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं। और ये 240 मील चले थे, रोज 10 मील चलते थे। तो 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। 78 अनुयायी साथ थे, 78 अनुयायी साथ थे। और गांधी जी दांडी पहुंच के नमक बनाया था 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च किया और यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया था। नासिक में छावनी थी, नासिक भी छावनी थी। पूना पेशवा का केंद्र था, नासिक और पूना महाराष्ट्र में। शोलापुर भी, शोलापुर, नागपुर, ये सब जो है महाराष्ट्र में। तो पांडिचेरी आपको पता है, इस तटीय इलाके पे पांडिचेरी जो है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा था, पांडिचेरी जो है पांड्य राज्य, यानी पांड्य राज्य जो है वहाँ पांडिचेरी जो है ये वाला इलाका, वो मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया है। तो ये सब, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो जो आपको इसमें सुनने पे लगभग आपको चीजें पता लगती जाएं तो आप वो देखते रहिए। अगला नक्शा है हमारे पास राखीगढ़ी और बनवाली। आपको पता है कि दोनों ही हरियाणा में है, दोनों ही राखीगढ़ी और बनवाली हरियाणा में है। हरियाणा में ही राखीगढ़ी है और हरियाणा में ही बनवाली है, बनवाली।
आप देखो मैंने लिखा भी ऐसे ही है, बनवाली इस साइड है हरियाणा में और राखीगढ़ी उस साइड है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र यही है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो यही है। और पूरी सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में यही है। और बनवाली जो है, यहां से मिट्टी का हल मिला, ये बात बहुत काम की है। और बनवाली से तांबे के बाणाग्र मिले, तांबे के बाणाग्र मिले हैं बनवाली से। और बनवाली में नालियों का अभाव है। जो सिंधु सभ्यता में नालियां हुआ करती थी, उस नालियों का अभाव है, क्योंकि बनवाली में बनवानी है नालियां, बनवाली में बनवानी है नालियां। और बन का मतलब बाण का अगला हिस्सा, बाणाग्र होता है, तो तांबे के बाणाग्र मिलेंगे, मिट्टी के हल मिलेंगे, तो ये यहाँ बनवाली से मिले। राखीगढ़ी जो है, वहां ये सबसे बड़ा स्थल है। सब राखियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है, तो बनवाली राखीगढ़ी होगी। हरियाणा में ही इंद्रप्रस्थ है, हरियाणा में ही इंद्रप्रस्थ। नीचे की तरफ देखो, ये थोड़ा साइड में इधर हरियाणा में, आप तो नक्शे में आसपास लगा देंगे तो भी चलेगा। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरुक्षेत्र की राजधानी थी महाजनपद काल में। कुरुक्षेत्र, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। और ये इलाका महाभारत में, कुरुक्षेत्र जो है महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ भी महाभारतकालीन अवशेष यहां से मिले हैं। इसके अलावा साबरमती, अभी पढ़ा था हमने, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वहीं गांधी जी रहे। और यहाँ साबरमती से यहाँ दांडी नीचे की तरफ, ये देखो इधर खंबात की खाड़ी की तरफ अरब सागर के तट पर दांडी पहुंचे थे। बंबई, बंबई जो है वो आपको पता है अंग्रेजों द्वारा जो 3 महानगर हमने पढ़े थे, बंबई, बंबई हो गया और चेन्नई हो गया। चेन्नई यहाँ पे है, इस साइड चेन्नई है, चेन्नई। और कोलकाता इस साइड हो गया। कलकत्ता में ही 1857 की क्रांति के समय वाजिद अली शाह को निकाल करके वहीं रखा गया था। वाजिद अली शाह जो है, उसको जब अवध से निकाला गया, अवध से निकलने के बाद वो कहाँ रहा, तो कोलकाता में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कोलकाता जो है वो कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, यानी मद्रास और बंबई, ये 3 तटीय महानगर अंग्रेजों के समय थे। काशी, काशी आपको पता है उत्तर प्रदेश में इस साइड है काशी, यहाँ सीमा पर काशी। यहीं जो है काशी जो है सबसे शक्तिशाली हुआ करता था कभी। और काशी जो है वहाँ कषाय वस्त्र मिलते थे, काशी कषाय वस्त्र, जो बौद्ध धर्म वाले पहनते हैं उस कलर के वस्त्र बनते थे। रेशम और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, रेशम और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। कषाय वस्त्र जो बौद्ध धर्म वाले पहनते हैं, वो वस्त्र कषाय रंग यानी बंदर के कलर के, तो वो कांसे के कलर के, इसीलिए इसका नाम काशी था। काशी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, काशी धार्मिक नगरी है। उसके बाद मेरठ, मेरठ आपको पता है यहां लगाना है, दिल्ली के पास, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है मेरठ, यूपी में है लेकिन दिल्ली के पास है, आपको समझ जाना है कि आसपास यहीं लगा देना है। मेरठ, मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ छावनी से। और 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी यहाँ, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है, सिपाहियों ने विद्रोह किया। भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। और मेरठ वाले पास में दिल्ली पहुंच गए, मेरठ यूपी वाले ही क्रांति अगले समय 12 मई को 1857 को 10 मई के बाद दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में क्रांति का जो है नेतृत्व कर रहा था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय कह दो, चाहे बहादुर शाह जफर, जफर नाम से कविताएं लिखता था। तो क्रांति मेरठ के बाद दिल्ली पहुंची थी। बैराठ की बात करें तो बैराठ जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। मत्स्य जनपद जो है, मत्स्य जनपद, महाजनपदों में मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर, ये जयपुर वाला साइड, इसकी राजधानी बैराठ हुआ करती थी, या विराट नगर भी कहते हैं, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय निकाला था। अवंती की राजधानी उज्जैन है, अवंती की राजधानी, अवंती महाजनपद की राजधानी। बुद्ध कभी अपने जीवन काल में अवंती नहीं गए थे। अवंती की राजधानी उज्जैन है। ताम्रलिप्ति, ये ताम्रलिप्ति यहाँ दिया, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पश्चिमी बंगाल में यहाँ होना चाहिए था सिरे पर। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था, मौर्य काल में बंदरगाह, और बंदरगाह साइड में होगा, मौर्य काल का बंदरगाह। और प्राचीन भारत में सबसे जो है पूर्व साइड, ये यहाँ बंदरगाह चीन वगैरह की तरफ व्यापार होता, पूर्वी देशों की तरफ व्यापार होता, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति तो इस साइड होता था।
फिर यहाँ ये कर्नाटक में सिद्धपुर है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। इसके बाद अगला नक्शा हम देखें तो कुरुक्षेत्र, अभी हम बात की कि कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इंद्रप्रस्थ जो है क्षेत्र वो महाभारत काल में था। कुरुक्षेत्र जहाँ जो है कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, हरियाणा में है। सांची बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में है। मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में, बेस नगर में सांची है। और सांची में अशोक मौर्य द्वारा बनाया गया सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप जो है वो आपको पता है, इसका संरक्षण जो है भोपाल के राजाओं ने किया था। भोपाल के जो है महिला जो वहाँ रानियां थी, उन्होंने संरक्षण दिया। सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का स्तूप अंग्रेज ले गए। सांची का मॉडल दिया क्योंकि भोपाल के राजाओं ने संरक्षण दिया। तो सांची जो है वो अशोक के काल में यहाँ, और सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पे भी है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है सांची का स्तूप। पाटलिपुत्र की बात करें तो आपको पता है मगध की राजधानी थी। मगध की पहली राजधानी, मगध जो ये वाला एरिया, बिहार वाला एरिया था, उस मगध की पहली राजधानी तो राजगृह थी। बिंबिसार के समय राजगृह राजधानी बनी, और राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ये राजधानी थी राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी, पाटलिपुत्र को ही आजकल पटना कहते हैं। पटना शेरशाह सूरी ने नाम दिया था, बिहार की राजधानी है, तो बिहार वाली साइड पाटलिपुत्र और राजगृह ये मगध की राजधानियां थी। बारापुर कोई विशेष नहीं है हमारे लिए। अगला प्रश्न जो है चलिए देखते हैं। कनिष्कपुर एक कुषाण वंश का राजा हुआ कनिष्क। ये थोड़ा सा ऊपर बनाना था, जम्मू कश्मीर में है, J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। और कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, यहाँ स्तूप वगैरह बनाया, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ केंद्र है कनिष्कपुर। मथुरा जो है आपको पता है सूरसेन जनपद की राजधानी थी। महाभारत काल में सूरसेन जनपद की राजधानी थी। और गुप्त काल में मूर्ति कला का केंद्र भी था। गुप्त काल में यहाँ मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाती, मथुरा शैली होती थी। बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहली मथुरा शैली में बनी थी। तो बुद्ध जो है मथुरा यमुना नदी के किनारे है। और आपको पता है भागवत धर्म का भी केंद्र था मथुरा, क्योंकि यहीं तो भगवान श्री कृष्ण, भागवत धर्म के प्रणेता वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन, तो मथुरा यहां हो गया। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लोथल यहां तट पे होना चाहिए। लोथल सिंधु सभ्यता का केंद्र, लोथल गौर करते जाए, जो पता लगता जाए। सिंधु सभ्यता में भारत में एकमात्र बंदरगाह, आपको पता है सिंधु सभ्यता ये वाले एरिया में थी सिंधु सभ्यता, और इस साइड इसका बंदरगाह था। तो इसका मतलब इस देशों से यानी पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। ये पश्चिम साइड हो गया। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का पश्चिमी देशों से व्यापार हुआ करता था। तो भारत का एकमात्र बंदरगाह जो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है उसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल की खोज SR राव ने की थी। लोथल में थल है, अब थल है तो जल है, जल है तो बंदरगाह है। तो लोथल का मतलब थल है तो जल है, जल है तो बंदरगाह है। लोथल में थल का थाल बना लेना। थल का क्या बना लेना? थाल। और थाल में भोग लगा देना बाजरा और चावल का भोग लगा देना। चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहीं मिले तो वो लोथल में मिले। लोथल से फारस की मोहर मिली है। तो लोथल जो है वो बंदरगाह हुआ करता था सिंधु सभ्यता के समय। नागपुर जो है, नागपुर क्रांति के समय केंद्र था। कालिंजर जो है वहां शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, उसका अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था। और कालिंजर के बाद वाराणसी, काशी और वाराणसी आपको पता है गंगा नदी के किनारे, काशी वाराणसी इकट्ठे ही आसपास ही उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद बनारस कहते हैं, काशी बनारस, तो काशी हो गया पास में बनारस। कलिंग आपको पता है अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा में है आजकल। कलिंग जो है वो उड़ीसा वाला एरिया है। तो उड़ीसा पे आक्रमण किया, कलिंग पे आक्रमण किया। और कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म
ग्रहण कर लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि। और अशोक ने तो धम्म चलाया। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, अशोक का धम्म नैतिक आचरण सुधार के लिए था और नैतिक नियम व्यवहार सिखाने के लिए था, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए था। अशोक ने धम्म चलाया था। अशोक का धम्म था कि अपासिन में बहु क्या ने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, मतलब दया करो, दान करो, बड़ों की सेवा करो, आदर करो, यही सब शुद्ध आचरण करना ही अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म किसी धर्म से प्रभावित नहीं था। अशोक ने धम्म चलाने के लिए विदेशों में यात्राएं की, इधर उधर यात्राएं की, और साथ साथ धम्म यात्राएं की, और साथ साथ में कुछ एक अधिकारी अपने प्रशासन में लगाया था, वो था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र नामक अधिकारी लगाया था प्रशासन में, तो धम्म चलाया था। अशोक का धम्म जो है बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित नहीं, सभी धर्मों का उसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देने वाला यह अशोक जो है 8वें वर्ष कलिंग यात्रा के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये कलिंग उड़ीसा वाला साइड है। अच्छे से देखते रहे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। जालंधर ये थोड़ा सा पंजाब की तरफ, और थानेश्वर हरियाणा में, थानेश्वर हरियाणा में, और जो है जालंधर जो है वो पंजाब में है। तो आपको सीधे सीधे ये पता हो जाने चाहिए। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश वाला साइड है ना, उसके इस साइड थोड़ा सा होना चाहिए कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद हुआ था, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, तो हे वत्स तुम जाके अम्बी खाओ, कौशाम्बी खाओ। वैशाली, वैशाली आपको पता है, वैशाली आपको पता है कि ये बहुत बड़ा गणतंत्र था, गणराज्य था, गणराज्य था। बुद्ध के समय महात्मा बुद्ध जो हुए, महात्मा बुद्ध, वो महात्मा बुद्ध के समय टोटल जो है 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में भी मिलता है, एक जैन ग्रंथ में मिलता है, और जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र में मिलता है। तो पूछा जाए कि 16 महाजनपद जो बुद्ध के समय थे उसका बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेख है। महात्मा बुद्ध के समय 2 ऐसे महाजनपद थे, 2 महाजनपद जहां गणराज्य थे, 2 महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था थी, बाकी सब जगह राजतंत्र था, 14 जगह राजतंत्र था। अब 2 कौन कौन से थे वो पता होना चाहिए। एक तो वज्जी और एक मल्ल, वज्जी और मल्ल। मल्ल में 2 ही गणराज्य थे और वज्जी में 8 गणराज्य थे। मतलब बुद्ध के समय टोटल गणराज्यों की संख्या 10 थी। अब समझो इस बात को, बुद्ध के समय 2 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद में गणतंत्र गणराज्य था, और वो 2 कौन से थे, वज्जी और मल्ल। वज्जी में 8 गणराज्य और मल्ल में 2, तो टोटल बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। बुद्ध के समय कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कितने गणराज्य थे, 10 गणराज्य थे। कितने महाजनपदों में 10 गणराज्य थे, तो 2 महाजनपदों में 10 गणराज्य थे। वज्जी में 8 थे, और वज्जी की राजधानी मेन जो थी वैशाली थी, वैशाली थी। और वैशाली में ही जो है आपको पता है दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। तो वैशाली, ये वैशाली जो है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ है। प्रतिष्ठान, ये थोड़ा सा इस तट पे बनाना चाहिए था, यहाँ बनाना चाहिए था। प्रतिष्ठान या पैठन बोलते हैं, ये अस्मक जनपद की राजधानी थी, अस्मक की राजधानी। और मौर्योत्तर काल में 7 वाहनों का ये बंदरगाह था इधर। तो इधर व्यापारिक केंद्र था, राजधानी भी थी। विजयनगर साम्राज्य आपको पता है तुंगभद्रा और जो है तुंगभद्रा और कावेरी के बीच में ये यहाँ जो है विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो हम्पी स्मारक 50 रुपए के नोट पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विजयनगर साम्राज्य में आपको पता है 4 राज्य हुए, सस्ता 4 हुए। सबसे पहले जो है संगम वंश, 4 वंश हुए, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, और फिर अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसका भी वीडियो आप जो है आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें 4 वंश हुए, संगम, सुलु, तुलु, सस्ता, SST, सस्ता। S माने संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश। तुलु वंश का राजा था कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में तेलुगु भाषा को जानने वाले अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज तमिल के नहीं, तेलुगु के थे, और उसी में एक था तेनाली राम कृष्ण।
तेनाली उसके गांव का नाम था और रामकृष्ण उसका नाम था, और कृष्ण देव के समय रामकृष्ण तेनालीराम भी उसी के दरबार में था, और अंतिम वंश अराविडु वंश था, अराविडु वंश था। तो ये विजयनगर साम्राज्य हो गया। कर्नाटक में चंद्रगिरी पड़ता है। चंद्रगिरी पहाड़ी थी जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर के जो है कर्नाटक में, ये कर्नाटक की सीमा पे, इधर ये तमिलनाडु है और इधर कर्नाटक की सीमा पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब उसके समय अकाल पड़ गया पहले मौर्य राजा के समय, तो उसने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के, एक जैन संत भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया और श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि द्वारा, जैनों में होती है संथारा विधि, संलेखना विधि द्वारा उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में, अपने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। यही चंद्रगिरी पहाड़ी कहलाई। तंजौर है, यहाँ चोलों ने यहाँ मंदिर बनवाया था, तंजौर में मंदिर बनवाया था। इधर साइड जो कालीकट बंदरगाह है, जहाँ वो वास्को डी गामा आया था, कालीकट बंदरगाह केरल में। नागापट्टनम है, इधर मदुरा जगह है, मदुरई तो इधर है, चेन्नई में मदुरई है। तो आगे बढ़ते हैं। सूरसेन, आपको पता है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की, तो मथुरा वाला आप पढ़ते रहिएगा। कौशल, तो यहाँ कौशल जनपद था, कौशल अवध वाला जनपद है, अयोध्या वाला जनपद है, अवध वाला अयोध्या वाला। तो कौशल जो है वो यहाँ सबसे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती, जहाँ बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध को सबसे ज्यादा सुना गया श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, इसलिए बुद्ध बोल बोल के कुशल हो गए होंगे, कौशल हो गए होंगे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये थोड़े थोड़े इधर उधर बन गए। मगध जो है ये बिहार वाला एरिया, ये दक्षिणी बिहार वाला एरिया। मगध की पहली राजधानी राजगृह और दूसरी जो है वो पटना थी। अब मगध और अंग के बीच में एक नदी बहा करती थी और इनमें विवाद भी चलता था। मगध और अंग, चंपा नदी बहा करती थी, तो चंपा अंग की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी भी थी। और बंग है वहां अंग है, बंगाल है वहां अंग है, अंग से इधर मगध है, बिहार है। तो मगध और अंग, सबसे पूर्वी महाजनपद पूछे तो अंग जनपद है, सबसे पूर्वी महाजनपद तो अंग जनपद है। अश्मक सबसे दक्षिणी, और खास बात है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में था और गोदावरी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? तो गोदावरी के किनारे। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली थी, पोटन या पोटली। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद यही था, दक्षिण में एकमात्र महाजनपद यही था। सोचो 15 महाजनपद नर्मदा से ऊपर, यानी इससे ऊपर थे, एक ही नीचे था। 15 की पोटली ऊपर और ज्यादातर इस साइड थे, यानी गंगा घाटी में। तो 10 गंगा घाटी में थे, 15 तो ऊपर थे, 15 में से 10 गंगा घाटी में थे और एक की पोटली नीचे थी, पोटन की पोटली नीचे थी। तो पोटन या पोटली, इसी का बंदरगाह प्रतिष्ठान अभी हमने पढ़ा था सातवाहनों के काल में। अगली बात देख लें। पानीपत हरियाणा में है। यहां पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के जो है 2 युद्ध हमें बड़े काम के। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी मारा गया और सल्तनत काल के लोदी वंश का जो है अंत हो गया और बाबर ने मुगल सत्ता की नींव रख दी थी। आमेर जो है वो आमेर या आम्बेर कहलाता है, वो जयपुर वाला एरिया ही है। और यहीं का तो राजा था भारमल, जिसने अपनी बेटी हरखाबाई, भारमल या बिहारी मल, जिसने अपनी बेटी हरखाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था। और सबसे पहले मुगलों की अधीनता आमेर ने स्वीकार की थी। अजमेर जियारत करने 14 बार आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। रोहतास, यहाँ बिहार वाले क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने रोहतास का किला बनाया था। यहाँ शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ दुर्ग बनवाया था सुरक्षा हेतु। गुलबर्गा, ये थोड़े थोड़े ना नीचे आ गए, इधर हमें पता हो जाना चाहिए। बीजापुर, गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, कोलार सोने की खान है। मैसूर कर्नाटक का एरिया, मैसूर के युद्ध हुए, टीपू सुल्तान वगैरह यहीं के थे। चंद्रगिरी अभी हमने बात की। जिंजी शिवाजी की राजधानी, दक्षिणी राजधानी थी जिंजी। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकला था। वारंगल, इधर वाला एरिया वारंगल है। ये बीदर है। तो ये सब जो है विजयनगर साम्राज्य में, ये सब मिल करके विजयनगर साम्राज्य को हराते भी हैं। तो राक्षस तगड़ी के युद्ध में। तंजौर कोई तंजावुर कह रहे हैं, मदुरई चेन्नई। अब देखो मदुरई ये ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा, तो ये यहाँ थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, बस इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ मिताथल हरियाणा में,
ये पंजाब में दे रखा है, यहाँ पंजाब लगा रखा है, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए हरियाणा में। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का केंद्र है मिताथल। मिताथल सिंधु सभ्यता का केंद्र है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी, ये हमने अभी बताया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। खेड़ा गांधी जी का चंपारण के बाद, चंपारण तो बिहार में अभी बात की थी, जिसमें बिहार में, जिसमें गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली और पहला सत्याग्रह था। महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी और ये 1917 में हुआ था चंपारण नील किसान आंदोलन। तो उसके बाद जो है खेड़ा किसान आंदोलन, फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन गांधी जी का ये 1918 में दूसरा सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह, इसमें 35% बोनस दिलवा दिया था। बोनस कितना दिलवाया मील मालिकों को? तो 35% मील मजदूरों को अहमदाबाद में। और तीसरा जो सत्याग्रह था 1918 में ही, तीसरा सत्याग्रह वो खेड़ा में हुआ था। यहां लगान में वृद्धि कर दी गई थी। खेड़ा किसान आंदोलन, और ये नील किसान आंदोलन था, नील किसान आंदोलन। तो खेड़ा जो है गुजरात में, यहीं सरदार पटेल पहली बार मिले थे। सरदार पटेल मिले थे गांधी जी को खेड़ा में, और खेड़ा में लगान वृद्धि कर दी गई थी। इसीलिए लगान वृद्धि के कारण से जब अकाल पड़ गया खेड़ा में, तो लगान तो कम होना चाहिए, लेकिन खेड़ा में लगान वृद्धि कर दी। तो लगान ना देने का नारा यहां दिया गांधी जी ने, लगान ना देने का नारा दिया। तो गांधी जी के 3 सत्याग्रह हैं। असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी के 3 सत्याग्रह कौन से? चंपारण नील किसान आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मील मजदूर, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी यहीं की थी, भूख हड़ताल मील मजदूर आंदोलन में। और फिर खेड़ा किसान, किसान मजदूर किसान, दो याद रखने, 17 18 2 सन, किसान मजदूर किसान। तो ये अभ्यास में रखना है खेड़ा। पूना पेशवा रहते थे, पूना में पेशवा रहते थे पूना में। तो ये पांडिचेरी जो है वो तटीय इलाका था। बस इतना ही बताना चाहिए, पहले वाले वीडियो में आ गया। मेरठ हमने पढ़ लिया कि यूपी में मेरठ, यहाँ 1857 10 मई 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। और चंपा जो है आपको पता है अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी मगध और अंग में, ये हमने पढ़ लिया। बारदौली सत्याग्रह हुआ, बारदौली सत्याग्रह। ये सत्याग्रह गांधी जी का शुरू में नहीं हुआ है असहयोग आंदोलन के समय, वो हमने 3 अभी पढ़े थे, वो असहयोग से पहले थे। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, और 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। विशेष बात है। और इनको सरदार की उपाधि यही मिली थी, गांधी जी ने दी थी महिलाओं के कहने पर। महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने उपाधि दी सरदार की। तो बारदौली, शोलापुर है, कोई विशेष नहीं, शोलापुर, मैंने कहा कोल्हापुर, शोलापुर, ये सब महाराष्ट्र में कर देना। आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपको कौन सा जो है राज्य किस साइड है। तो इस तरह से पूरा वीडियो आप 2-3 बार यदि आज रात में भी देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे नक्शे का ज्ञान हो जाएगा, और चीज़ों, छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें बहुत सारे हैं, तो सारे इतिहास के प्रश्न भी आपके थोड़े बहुत सही हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से देखिएगा, तैयारी अच्छे कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।